नमस्कार साथियों, शेखावाटी कोचिंग रेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की जो क्लास है अपनी, वो क्लास में लेके आया हूँ जनरल इंग्लिश से संबंधित। और जनरल इंग्लिश का एक चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन, जो न केवल अपने कंपटीशन लेवल पर जबकि फ़िलहाल में जो बोर्ड परीक्षाएँ चल रही है उन बोर्ड परीक्षाओं में भी कक्षा 10 की ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा वेटेज ये चैप्टर रखता है। तो आज ये जो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, हालांकि बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। अगले 20-25 मिनट में हम इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। मैं इसके दोनों तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक तरीका वो जिससे आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकें, और दूसरा तरीका जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। आपका जो आज का जो अपना चैप्टर है वो कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउंस हमें देखने हैं, तो उन प्रोनाउंस की मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है, और वो है जैसे WHEN, वैन, वेयर, वैन हो गया, वेयर हो गया, उसके बाद विच, वाट, हु, हुम और हुज। हाँ, एक है जो आपके लिए सबसे लास्ट में कंफ्यूजन वाला, दैट और होगा। ठीक है, फिलहाल वैन, वेयर, विच, वाट, हु, हुम और हुज, यही वो सबसे फेमस रिलेटिव प्रोनाउंस है जिनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस नॉलेज को इसके साथ जोड़ते हैं कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो वैन, वेयर, विच, वाट, हु, हुम, हुज, इनका सबसे पहले वो अर्थ देखते हैं जब ये वाक्य के शुरू में आते हैं और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, तब आप इसके अर्थ की बात करें। वैन, वैन का मतलब होता है कब, वेयर कहाँ, विच कौन सा, वाट क्या, हु यानी कौन, और हुम यानी किसे या किसको, और हुज का मतलब होता है किसका। ये वाले वो अर्थ हैं जो हम इसको जब अपना वाक्य प्रश्नात्मक होता है और ये WH वर्ड वाक्य के शुरू में आते हैं। लेकिन फिलहाल अपना जो चैप्टर है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस का, और रिलेटिव प्रोनाउंस की जब बात करते हैं तो ये वाले शब्द वाक्य के बीच में आते हैं कहीं ना कहीं, और वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तब आप देखेंगे कि इन्हीं शब्दों का जो अर्थ है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जिसे हमने वाक्य की शुरुआत में आने पर कब कहा था, अब वही एज ए रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहलाएगा? जब। व्हेन वाक्य के शुरू में आए और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तब तो होता है कब, और जब वाक्य के बीच में आए तो इसका अर्थ होगा जब। इन द सेम वे वेयर जो था वो कहाँ की जगह कहलाएगा? जहां। फिर कौन सा, तो ये कहलाएगा जो। उसके बाद में वाट, ये भी सेम जो से, और हु का मतलब अभी तक जो कौन था वही वाक्य के बीच में आएगा तो कहलाएगा जो। हुम किसे, उसकी जगह हो जाएगा जिसे, और हुज किसका, इसकी जगह हो जाएगा जिसका। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। वेन यानी कब, रिलेटिव प्रोनाउन में अर्थ होगा जब। वेयर यानी कहाँ, यहाँ मीन्स हो जाएगा जहाँ। विच यानी कौन सा, यहाँ पे जो। वाट यानी क्या, यहाँ पर जो वाला मीन्स। और हु यानी कौन, हुम यानी किसे किसको, और हुज यानी किसका। इन सब में आपको बस जय ऐड करना है क्या की जगह। ये मीन्स भी आपको याद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं आखिर इस शब्द का आगे संबंध किससे होगा। सीधा सीधा सोचिए, अगर किसी ने आपसे पूछा कब, अगला क्या जानना चाहता है? अगला जानना चाहता है आपसे समय। इसका मतलब वैन, वैन का रिलेशन किससे है? समय से है। वेयर कहाँ, इसका रिलेशन, अगले किसी ने आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो या कहाँ हो, तो आपसे जवाब में क्या बताने वाले हो? स्थान बताने वाले हैं। तो ये भी सीधी बात है, वेयर का मतलब स्थान से संबंध रखता है। विच कौन सा, इसके जवाब में हम उसे बताते हैं कोई निर्जीव वस्तु या किसी जानवर के बारे में बताते हैं। अगले ने पूछा वाट, क्या कर रहे हो, तो आप बताते हो मैं ये काम कर रहा हूं, तो वाट का जवाब क्या होता है? क्रिया होती है। फिर हु, हुम, हुज, किसने पूछा हु आर यू या हु इट वॉज, वो कौन था, तो आप हु, हुम और हुज, जब ये पर्सन पूछे जाते हैं तो आपके जवाब में कोई ना कोई मानव शामिल होता है, कोई ना कोई इंसान उसमें शामिल होता है। तो दोस्तों, फिलहाल पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस है हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, विच, वाट, ये वाले। इनका प्रश्नात्मक अर्थ क्या होता है? कब, कहाँ, कौन सा, क्या, कौन, किसे, किसको, किसने। और ये वाला जब, जहां, जो, जिसे और जिसका। और इस शब्द का डायरेक्ट रिलेशन किससे बैठने वाला है? इससे।
आगे की स्लाइड में मैं यूज करूंगा, इसलिए आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इससे आगे निकलते हैं। एग्जाम में अपने से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे इट वॉज संडे, पर्सन अपने से पूछा गया इट वॉज संडे आई मेट हिम, और क्वेश्चन देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्राइट रिलेटिव प्रोनाउंस। आपको रिलेटिव प्रोनाउंस जो एप्रोप्राइट है उसको यहां पर भरना है। अब आप यहां पे कौन सी केमिस्ट्री काम में लेंगे। क्वेश्चन देखो इट वॉज संडे आई मेट हिम व्हेन वेयर विच व्हाट। हो सकता है आपका जवाब कुछ भी आता हो सकता है आपके हिसाब से ये सही हो, ये सही हो, ये सही हो या ये सही हो। फिलहाल मैं इस पर्सन का जवाब नहीं दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज माई फेवरेट बुक आई बॉट लास्ट ईयर। यह है मेरी फेवरेट बुक है, मैंने लास्ट ईयर खरीदा। और फिर आपके पास ऑप्शन है व्हेन, वेयर, विच और व्हाट। शायद अभी तक आपको भी नहीं पता होगा इसमें क्या भरूं और क्यों भरूं, और मैं भी अभी इसका जवाब आपको नहीं बता रहा। फिर दो एग्जाम्पल और उठाता हूं आगे। आई नो यू वांट, चार ऑप्शन फिर से, क्या भरोगे, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट या इट इज अ प्लॉट आई सोल्ड यस्टरडे, इसमें क्या आएगा। क्वेश्चन आपको इसी तरीके के फेस करने पड़ते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और यही अगले वाले जो 2-3 मिनट है जिसमें मैं इस ट्रिक को डिस्कस करूंगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है इस फिल इन द ब्लैंक्स वाले का। कैसे, देखो ऐसे वाक्यों में जहां ब्लैंक दिया हुआ होता है वहां पर ब्लैंक से पहले वाला जो पद होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्वगामी पद। वैसे मैं शुरू से कहता आया हूं कि मैं जो ग्रामेटिकल जो टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करता, आप तो ये मान लें खालिस्तान से पहले वाला पद, खालिस्तान से पहले वाला पद। अब हमें क्या करना है, हमें यहां जो भी बढ़ना है ना उस चीज को कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे बिफोर द ब्लैंक क्या है, विलेज, क्या है, विलेज। तो हमें ये बांटना है कि खालिस्तान से पहले जो चीज है, जो पूर्वगामी पद है, वो या तो क्या होगा, टाइम डिनोटिंग वर्ड होगा, यानी समय होगा। क्या होगा, समय। या फिर वो वस्तु हो सकती है क्या, स्थान। या फिर वो वस्तु हो सकती है कोई नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु, या फिर जानवर हो सकती है। या फिर वो वस्तु हो सकती है जो पूर्वगामी पद है वो कोई क्रिया हो सकती है। या फिर वो क्या होगा, कोई ना कोई मानव होगा। 99% तक इन्हीं में से कोई सी चीज आपको मिलने वाली है। कहाँ मिलने वाली है, ध्यान देना, खालिस्तान से पहले वाली जो चीज है उसको आप देख लो, वो समय है, स्थान है, निर्जीव या जानवर है, कोई वर्ब है या मानव है। ये आपको ध्यान देना है। अब मान लो जी आपने डिवाइड कर लिया कि इनमें से कोई सा एक है, तो हमें क्या करना होगा, तो यहां पर हमें देखना होगा कि अगर वो वस्तु, वो जो पूर्वगामी पद है, अगर वो समय है तो आप उसके लिए, समय के लिए व्हेन शब्द को काम में ले लें। कौन सा शब्द काम में ले लें, व्हेन। अगर स्थान है तो आप उसकी जगह क्या काम में ले लें, वेयर काम में ले लें। अगर नॉन लिविंग या एनिमल है तो क्या काम में ले लें, विच काम में ले लें। और वर्ब है तो वाट काम में लें। वर्ब है तो क्या काम में लें, वाट। और अगर मानव है तो अब आपके पास 3 वर्ड बचेंगे, हु, हुम और हुज। हु, हुम और हुज। ये जो मैंने शुरू में बताया था उसी चीज को एक तरीके से मैं वापस रिपीट मार रहा हूं कि अगर बिफोर द ब्लैंक समय है, स्थान है, जानवर है, क्रिया है या मानव है, इस आधार पे आप उनके सामने की लिस्ट तैयार कर सकते हो। अगर समय है तो समय से रिलेटेड कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन था, व्हेन था। स्थान है तो वेयर। अगर नॉन लिविंग या एनिमल है तो विच। अगर क्रिया है तो व्हाट। और अगर ह्यूमन बीइंग है तो हु, हुम और हुज। अब देखो इस तरीके से पीछे वाले चारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा याद हो चुका होगा। टाइम, प्लेस, नॉन लिविंग, एनिमल, वर्ब और ह्यूमन, और इनके लिए फिक्स वर्ड रखें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो कंफ्यूजन है नहीं। तो देखो यहां पे हमने देखा बिफोर द ब्लैंक क्या है भाई, विलेज। विलेज क्या है, एक स्थान। स्थान के लिए देखो क्या आएगा, वेयर। स्थान के लिए क्या आया, वेयर आया। ओके है, हिंदी अर्थ करना, दिस इज अ विलेज, ये वो गांव है जहां मैं रहता हूं। मीन्स क्या निकल रहा है,
जहां मैं रहता हूं। अब दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर टाइम रिलेटेड वर्ड है तो व्हेन, समय रिलेटेड है, स्थान रिलेटेड है तो वेयर, नॉन लिविंग है तो विच, और वर्ब है तो व्हाट, और बाकी है तो हु, हुम, हुज। अब जो मैंने अभी 3 क्वेश्चन स्किप करे थे उन क्वेश्चंस को देखते हैं, देखिए अब होते हैं कि नहीं होते। वो ये रहे अपने वो क्वेश्चन, अपने वो क्वेश्चन ये रहे, और अब अपना दिमाग खर्च करो। देखें मैंने लिखा इट वॉज संडे आई मेट हिम। क्या करना है हमें, बिफोर द ब्लैंक देखना है। क्या है संडे, बताइए, समय है, स्थान है, क्रिया है, निर्जीव जानवर है या फिर मानव है। तो आप कहोगे संडे तो साहब क्या है, समय है, और समय होगा तो समय के लिए अभी हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, व्हेन। है क्या इसमें व्हेन, तो ये रहा आपका व्हेन। आपका जो आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। सिंपल सा काम था, बिफोर द ब्लैंक देखें, अगर समय है तो व्हेन आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। दिस इज माय फेवरेट बुक। बताओ बुक को कौन सी कैटेगरी में लोगे, समय, स्थान, क्रिया, निर्जीव जानवर या वस्तु। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगी भाई, निर्जीव वस्तु की कैटेगरी में आएगी। और निर्जीव वस्तु के लिए हमने क्या रखा था, विच रखा था। क्या रखा था, विच। देखो है क्या विच ऑप्शन, सी ऑप्शन है वो सही है, यहां पर आएगा विच। अब देखो कितना सिंपल है, खालिस्तान से पहले वाले शब्द को देखें, समय, स्थान, वस्तु, क्रिया क्या है, उसके लिए फिक्स वर्ड आप लगा दो। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला जो क्वेश्चन था, आई नो व्हाट यू वांट, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। तो नो क्या है भाई, नो है वर्ब, न समय स्थान कुछ भी नहीं है, वर्ब है। तो वर्ब के लिए अपने क्या फिक्स किया था, वर्ब के लिए हमने फिक्स किया था व्हाट, ये रहा। तो आपका सही जवाब होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। दिस इज अ प्लॉट आई सोल्ड यस्टरडे। अब देखना थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। इट इज अ प्लॉट आई सोल्ड यस्टरडे, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर आपके लिए लिया है क्योंकि आप पहले वाले फ्लो में चलोगे तो आप कहोगे प्लॉट तो क्या है भाई, स्थान है, और स्थान के लिए क्या आएगा, वेयर। लेकिन आप ऐसी लाइनों को पूरा पढ़ें और पढ़ के ये देखिए क्या वास्तव में ये स्थान के रूप में काम आ रहा है क्या। इट इज ए प्लॉट, यह एक प्लॉट है, मैंने कल बेचा। अब क्या कहोगे, जहां मैंने कल बेचा या जिसे मैंने कल बेचा, बताओ, जहां या जिसे। आप कहोगे ये वो प्लॉट है जिसे मैंने कल बेच दिया, नहीं कि जहां। तो यहां पर देखो प्लॉट है वो एक स्पेस की तरह, एक प्लेस की तरह नहीं आ रहा, ये एक वस्तु की तरह काम आ रहा है। किसकी तरह काम आ रहा है, वस्तु की तरह। अगर यहां पर ये बंदा रहता, सपोज यहां पर रहता, खेलता, कुछ भी करता, तब तो विच आता, सॉरी वेयर आता। लेकिन यहां पर इसने एक वस्तु की तरह यूज किया, हमें पता है वस्तु के लिए हम लोग कौन सा वर्ड काम में ले रहे हैं, विच काम में ले रहे हैं। तो यहां पर भी क्या आएगा, विच। इस प्रश्न का ध्यान रखना कि आप कहीं प्लॉट, स्कूल, कमरा जो भी है, अगर स्पेस की तरह काम आता है तो वेयर लगाएं, अगर स्पेस की तरह नहीं आता तो आप उसकी जगह क्या लगाओगे, विच लगाओगे। आई होप समझ में आ गई होगी बात जो मैंने कही थी। जैसे ब्लैंक को देखो, ठीक है, इसको, और उसके बाद में समय है, स्थान है, क्रिया है या ह्यूमन बीइंग है, उनके लिए फिक्स वर्ड है वो लगा दो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब देखो प्रॉब्लम यहां आती है कि अगर आपका एंटीसीडेंट यानी वही पूर्वगामी पद अगर मानव होता है, क्या होता है, मानव, तो हमारे पास एक नहीं 3 वर्ड आ जाते हैं। कौन से, हु, हुम और हुज। फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखना, जैसे ही इज मोहन, हमारा सेंटेंस है ही इज मोहन इज अ टीचर। बिफोर द ब्लैंक क्या है भाई, खालिस्तान से पहले क्या है, मोहन, और मोहन क्या है, मानव है। तो मानव के लिए हमने कितने वर्ड रखे थे, हु, हुम और हुज, 3 रखे थे। अब आप 3 में से किसी एक को कैसे भरोगे, 3 में से किसी एक को कैसे भरोगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी तक हम लोग केवल खालिस्तान के इधर ही काम कर रहे थे। अब हमें अगर ये पोजीशन आती है तो हमें देखना पड़ेगा कि खालिस्तान के उस तरफ क्या है, रिक्त स्थान के दूसरी तरफ क्या है। अब देखो क्या क्या हो सकता है। अगर रिक्त स्थान के दूसरी तरफ कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, एटसेट्रा कुछ भी हो, या फिर कोई भी वर्ब हो, तो आप वहां पे क्या भरोगे, हु भरोगे। इधर मानव और दूसरी तरफ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो आप भरोगे हु। अगर दूसरी तरफ कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी कौन से वाला, जैसे मैं कहूँ आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया,
दे हो गया या फिर ही, सी, इट्सेट्रा हो गए, तो आपको क्या करना है, दूसरी तरफ अगर सब्जेक्ट है रिक्त स्थान के बाद में, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पे क्या भर दो, whom भर दो। क्या भर दोगे, whom भर दोगे। और अगर एक तरफ मानव है और दूसरी तरफ यहाँ पर यूँ मान लो या तो कोई निर्जीव वस्तु दे दी, निर्जीव वस्तु दे दी, निर्जीव या कोई जानवर दे दिया, या फिर कोई रिलेशन बताने वाला वर्ड दे दिया। अब रिलेशन बताने वाले वर्ड कौन से, देखना रिलेशन कौन से, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, कजिन, फ्रेंड, ये सारे क्या हैं भाई, रिलेशन बताने वाले वर्ड हैं। तो ये वाले वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ पर हुज भरना है बस। अब आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, मानव मिला तो हु, हुम या हुज आएगा। क्या आएगा, हु, हुम या हुज। लेकिन आएगा तीनों में से कैसे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा खालिस्तान के दूसरी तरफ। यहाँ से आप 3 वर्ड मिले और अब यहाँ पे जो है उसके हिसाब से ये या ये आएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, सब्जेक्ट या फिर रिलेशन। ठीक है, इस बेस पे अगले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे अपने पास वर्ड है, देखो, हाँ, अपने पास क्वेश्चन है, सी इज सीता वर्क्स इन ए बैंक। तरीका वही लगाओ, बिफोर द ब्लैंक क्या है भाई, क्या समय है, क्या स्थान है, क्या वर्ब है, या कोई नॉन लिविंग या एनिमल है। जी नहीं, ये तो नहीं है। फिर क्या है, अपने पास है मानव। क्या है, मानव। और मानव के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि अपने पास 3 वर्ड होंगे, हु, हुम और हुज। अब आप देखो, ये तो आ ही नहीं सकता, आएंगे इन तीनों में से, और तीनों में से आने का तरीका क्या बताया था मैंने। अब आप देखो खालिस्तान के उस तरफ क्या है, क्या बताया था, अगर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है तो वहां पर आएगा हु। क्या आएगा, हु। यही लिखवाया था मैंने। अगर इस तरफ क्या होती है, वर्ब होती है, अगर यहाँ सब्जेक्ट होता है, अगर यहाँ पर रिलेशन होता है, तो इसके जवाब में सीता के बाद क्या आएगा, वर्ब्स। और आप हिंदी अर्थ करके देख लें, सी इज सीता, वह सीता है जो बैंक में काम करती है, जो बैंक में काम करती है। तो हु का सीधा अर्थ क्या आ रहा है, जो। अगला क्वेश्चन देखें, रमेश इज माई नेबर। रमेश मेरा नेबर है। आई हेल्प्ड यस्टरडे। ठीक है, अब देखो, नेबर पड़ोसी, मानव, तो या तो ये या ये तो आ नहीं सकता। अब तरीका क्या, बिफोर द ब्लैंक देखने से तो आपको 3 ऑप्शन मिल गए, लेकिन आफ्टर द ब्लैंक क्या है, आफ्टर द ब्लैंक बताओ भाई क्या है, आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, आई यू वी दे ही सीट में से है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे भाई, यहाँ आपको लिखना है क्या, हु। मैं बता चुका हूँ कि रमेश मेरा नेबर है जिसकी मैंने कल मदद की थी, जिसकी मैंने कल मदद की थी। ओके, दोनों क्लियर हुए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमें कहती है, देखो देखिए क्या जवाब हो सकता है, ही इज हरीश, ही इज हरीश। और जो हरीश है वो क्या है, मानव है, तो वर्ड तो इसमें से या इसमें से आएगा, श्योर। लेकिन आएगा कौन सा, वो डिपेंड करेगा इस पर। बताओ ये क्या है भाई, वर्ब है क्या, या कोई सब्जेक्ट है, या फिर कोई रिलेशन है। तो आप कहोगे ये तो रिलेशन है, संबंध है। क्या है, संबंध है। और संबंध के लिए क्या डिसाइड किया था भाई, हुज डिसाइड किया था। संबंध के लिए डिसाइड किया था हुज, तो यहाँ पे हुज आ जाएगा। मीन्स करके देखो, ही इज हरीश, वो हरीश है जिसका पुत्र डॉक्टर है, जिसका पुत्र क्या है, डॉक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सी इज मोनिका, कार इज ब्लैक। फिर से मानव, इन तीनों में से कोई सा एक, लेकिन कौन सा ये डिपेंड करेगा इस पे। क्या है भाई, कार निर्जीव वस्तु है, बताया था निर्जीव वस्तु या रिलेशन, तो फिर से आप क्या बोलोगे, हुज। सी इज मोनिका हुज कार इज ब्लैक। बताइए कहाँ प्रॉब्लम है रिलेटिव प्रोनाउंस में। और अपने कंपटीशन लेवल पे तो यही आता है। कंपटीशन लेवल में तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में से एक भरना होता है। और अब कितना सिंपल तरीका रहा, खालिस्तान से पहले वाले शब्द को देख लो, समय, स्थान, क्रिया, निर्जीव, जानवर या फिर कोई मानव, सबके लिए फिक्स वर्ड है। केवल मानव वाले में आपको 3 आगे की ओर देखने पड़ेंगे। और अब एक छोटी सी बात कर लेता हूं कि आखिर इन ऑप्शन में कहीं पर भी अगर दैट दिया हुआ आ जाता है
तो एक तुक्का ही मान लेना, अगर ऑप्शन में दैट दिया हुआ है तो ये मान लो 95% तक वो दैट आने के लिए ही आया है, वो दैट सही जवाब बनने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि दैट किसी की भी जगह आ सकता है, हुम की जगह आ सकता है, वो विच की जगह आ सकता है, वो किसी की भी जगह आ सकता है। तो आप ये मान के चले कि अगर ये आया है ऑप्शन में तो ये आने के लिए ही आया है, ठीक है। वैसे मोस्टली किसके लिए आता है? जब यू मान लो इस तरफ कोई सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो, क्या दी हुई हो? सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो, या फिर मानव और मानव के साथ कोई वस्तु या जानवर दोनों आ गए हों तब, या फिर कोई आल, सेम, नथिंग इत्यादि वर्ड अगर कुछ आ गए हों तो वहां पे दैट आना फाइनल होता है। वैसे मोस्टली मैंने कहा जब दैट ऑप्शन में होता है इसका मतलब आने के लिए ही आया है। तो दोस्तों ये था अपना वो पैटर्न जो कंपटीशन एग्जाम्स में अपने सामने पर्सन ये परोसा जाता है और हम इसके बारे में सोचते हैं क्या लिखे क्या नहीं लिखे। सीधा सीधा काम मैंने आपको बता दिया। खालिस्तान से पहले वाले शब्द को डिसाइड कर लो, समय है, स्थान है, क्रिया है, निर्जीव है, जानवर है या मानव है। पहले वाले 4 के फिक्स वर्ड है। अगर मानव है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, मानव है तो ये वाला काम कर जाएगा कि देखो खालिस्तान के बाद में हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है या रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका खालिस्तान वाला इश्यू, ठीक है, जिसमें आपको चूज करना होता था। अब ये देखो, ये आपका सेकंड पैटर्न है जो फिलहाल बोर्ड एग्जाम के लिए है। पैटर्न नंबर 2, ये बोर्ड एग्जाम में आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे भी मैं 10th BSER की बात करूं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें इसको 2 नंबर का वेटेज दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखना करना धरना कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा काम हो जाएगा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। दिए गए सेंटेंसेस को दोबारा लिखिए गिवन वर्ड को यूज करते हुए। देखो क्या लिखा है, इट वाज 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम देन, और जोड़ना किससे? वैन से। अब देखो अपनी कॉमन सेंस अगर काम करे तो ये 1947 का साल था जब इंडिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की, और यहां इसका मतलब है तब, ठीक है। अब कह रहा है वैन लगाओ। हमने अभी तक में क्या सीखा? वैन कहां आना चाहिए? जहां पर समय हो। कहां आना चाहिए? जहां पर समय हो, यानी 1947 के जस्ट बाद में आना चाहिए वैन। और जब वैन लग गया तो किसकी जरूरत नहीं है? देन की। जब वैन लग गया तो जरूरत किसकी नहीं है? देन की। फिर क्या आएगा? इट वाज 1947 व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम। ये लो जी बन गया। क्या? समय के जस्ट बाद में वैन लगा दो और देन को उठा दो। दूसरे वाला देखो, दूसरा एग्जांपल, इट इज द विलेज आई लिव्ड हियर। यह वो गांव है जहां मैं रहता हूं। वेयर का अर्थ आप बीच में लाओगे तो क्या अर्थ निकलने वाला है? जहां। तो बताओ वेयर कहां अटैच होगा? जहां जगह थी। जगह कौन सी? विलेज। तो आप जस्ट यहाँ, हाँ जी, तो बात ये चल रही थी कि जब रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड वाला क्वेश्चन दे दिया जाए, यानी कि जब आपको इन शब्दों को यूज करके, इन शब्दों को यूज करते हुए वापस 2 सेंटेंस को एक जगह लिखना पड़े, तब क्या करेंगे? तो दोस्तों उस टाइम पे आपको इन शब्दों को, तो क्योंकि वो तो आगे दिया हुआ होगा, जैसे 2 लाइनें हैं और यूं ब्रैकेट में दिया हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन जब इनको यूज करेंगे तो इनकी जगह किस शब्द को उठाएंगे? जोड़ने के बाद किस शब्द को उठाएंगे? तो ध्यान रखना, जब आप वैन से किसी वाक्य को जोड़ो तो दूसरे वाक्य में दिए गए देन को हटा देना, ठीक है। वेयर से जोड़ो तो दिए गए दूसरे वाक्य में से हियर या देयर जो भी दे रखा है उससे हटा दो। अगर विच दे रखा है तो अगले वाले वाक्य में इट, दिस या दैट जो भी सब्स्टिट्यूट हो उसे हटा देना है। और वाट वाला है तो अगले वाले में इट को हटा दे। अगर हु से अगर आप जोड़ रहे हैं, हु से अगर आप जोड़ रहे हैं तो दूसरे वाला जो सेंटेंस है, दूसरे वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, आई यू वी दे ही सी जो भी है उसे आप हटा दें। किसको हटा दें? आई यू वी दे ही सी जो भी है उसे आप हटा दें। अगला देखें, हुम। अगर आप हुम से किसी वाक्य को जोड़ते हैं तो दूसरे वाले वाक्य में जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म दी गई हो, जैसे आई का मी होगा, यू की जगह यू, वी की जगह अस मिल सकता है, देम मिल सकता है, हिम या हर, जो भी ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को आप हटा देना उसमें से, ठीक है। और हुज यानी किसका, इसका जैसे जिसका अर्थ हो गया, तो आप अगले वाले वाक्य में जब आप हुज जोड़ रहे हैं
तो वहाँ पर माई, आवर, योवर, देयर, हिज, हर, इट्स, जो भी रिलेशन को बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनको आप वहाँ से हटा दें। इसमें आपको मैंने बताया शब्द कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर पहले वाला जैसे स्थान है, समय है तो व्हेन, उसके पास वेयर, विच, व्हाट फिक्स जगह, और सामने वाली लाइन में से क्या हटाना है देख लेना। इनको हमें क्या करना है, हटाना, यानी दोबारा लाइन लिखेंगे तब इनको नहीं लिखना। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे बैक वाले एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, यहां देख लेते हैं। बैक वाले एग्जाम्पल में मैं क्लियर करवाता हूं आपको। इट वॉज 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम देन, जोड़ना है वैन से। बताओ भाई वैन का रिलेशन किससे था, समय से था। तो आप दोबारा जब लिखो तो इसकी जगह क्या लिखोगे, वैन लिखोगे, और जब आपने वैन लिख दिया तो अगली लाइन में से क्या हटाना है, देन हटाना है। अब वाक्य कैसा रिपीट होगा, इट वॉज 1947 व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम। फाइनल। दूसरा देखो, इट इज द विलेज आई लिव्ड हियर, आपको वेयर से जोड़ना है। तो वेयर का रिलेशन आप कहाँ लिख रहे थे, विलेज के पास, यहां लिखो वेयर, और आई लिव्ड, हियर को काट, हियर की आपको जरूरत नहीं है, फिर हो जाएगा इट इज द विलेज वेयर आई लिव्ड। ओके, आगे बढ़ता है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस किस टाइप से सोल्व होंगे। वाक्य दिया है दिस इज द पेन आई बॉट इट यस्टरडे, और अगला जुड़वाना चाहता है विच से जोड़ दो चाहे दैट से जोड़ दो। तो पेन क्या है, निर्जीव वस्तु, जानवर, इसके जस्ट बाद में ही तो हम लगाते थे ना विच, या दैट भी लगा सकते हैं। इट इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, बताओ हटाना किसे है, ये जो इट है यही तो विच को सब्स्टिट्यूट है, तो इट को हटा दो, हो गया काम। इट इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, क्लियर। दूसरा देखो, आई डोंट बिलीव दैट ही सेज, मुझे विश्वास नहीं है जो कुछ भी वो कहता है। तो मैंने कहा था व्हाट किसके बाद आता है, क्रिया के बाद। तो ये देखो ये रही वर्ब, वर्ब के बाद आप यहां क्या लगा दोगे, व्हाट लगा दोगे। अब मिटाऊं किसको, व्हाट किसकी जगह यूज ले रहा है, दैट की जगह, इट होता तो इसकी जगह पे। ठीक है, तो आई डोंट बिलीव व्हाट ही सेज, वाक्य देखो इस तरीके से बन जाएगा, आई डोंट बिलीव व्हाट ही सेज। ठीक है, अगला वाक्य देखो, अगला वाक्य क्या कहता है, वी मेट ए बॉय ही वॉज रीडिंग ए बुक, वी मेट ए बॉय ही वॉज रीडिंग ए बुक। तो यहां पर हु से जोड़ना है, तो बताओ हु आएगा कहां पर, बॉय के जस्ट बाद में, हु। तो वी मेट ए बॉय हु रीडिंग ए बुक। अब बताओ हु लगा दिया तो मिटाऊं किसे, देखो यहां पे एक दूसरा तरीका लेते हैं। बॉय ये मानव है, मानव के बाद हु आ गया, अब इसके बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए ना। तो ये वर्ब तो क्या है, वाज है। ओके, और वैसे भी मैंने कहा था ही को हटाना, इसको हटाते ही डायरेक्ट क्या आ जाएगी, वाज आ जाएगी। देखो कैसे, मैंने लिखा वी मेट ए बॉय, अब यहां पर मैं लगाऊंगा हु, ही को मैंने हटा दिया तो वाज रीडिंग ए बुक, वाज रीडिंग ए बुक, सो सिंपल। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है आपका कि ही इज माई फ्रेंड आई गेव ए गिफ्ट